यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा सप्लाई, चैप्टर नंबर 9 सप्लाई। सप्लाई में मैंने आपको बताया उसका मीनिंग क्या होता है, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। बेसिकली डिमांड का चैप्टर हो या सप्लाई का, दोनों को अफेक्ट करने वाला जो मेन फैक्टर है दैट इज़ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर देन दैट देयर आर सो मैनी फैक्टर्स जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करे। आफ्टर दैट नाउ कम टू द टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे बच्चों मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में बताया कि प्राइस एंड डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है, सिमिलरली लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है कि प्राइस एंड सप्लाई का सेम रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों? सेलर ये चाहता है जितना प्राइस ज़्यादा हो वो उतना सेल ज़्यादा करे, मोर विल बी द प्राइस, मोर विल बी द सेल। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई में? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द law of supply states the direct relationship between price and quantity supplied. Direct relationship between price and quantity supplied. दोनों का रिलेशनशिप क्या है प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड का? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। हम बाकी किसी अदर फैक्टर का यहाँ पर इफेक्ट नहीं देखते, बाकी सभी फैक्टर्स को हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो क्या है, कांस्टेंट है। फाइन, ये है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। ये डेफिनेशन 1 मार्क की होती है पूरे लॉ में, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एजम्पशंस। यू हैव टू राइट any 2 or 3 assumptions। फर्स्ट आप इसमें क्या लेके चलेंगे लॉ ऑफ सप्लाई में? assumption कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज कांस्टेंट। अदर गुड्स का प्राइस क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। क्योंकि अगर हम ये कांस्टेंट नहीं लेके चलते तो सेलर जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का अगर प्राइस डाउन है तो वो उससे बेटर दूसरे गुड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अदर गुड्स का प्राइस इसलिए क्या लेके चलेंगे? कांस्टेंट लेके चलेंगे। अदर देन दिस आप लेके चलोगे देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन सेम। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस था वो भी क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो कॉस्टली हुए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, यू कैन शिफ्ट टू अनदर कमोडिटी। अगर वो कम हुए प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, आप उसी पर रहेंगे। इसीलिए हम ये एज्यूम करके चलेंगे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी क्या रहे? सेम रहे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी क्या रहे? सेम। और अदर गुड्स का प्राइस भी क्या रहे? कॉन्स्टेंट रहे। तो ये हम कुछ अजम्पशंस मान के चलेंगे जब हम इस लॉ को स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर दिस बच्चों इसका जो स्केड्यूल आपको स्टडी करना है प्राइस एंड डिमांड का जैसे होता है, यहाँ मैं आपको प्राइस एंड सप्लाई का कराऊंगी। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा 2, 3, 4 वैसे वैसे सेलर जो है यूनिट्स ज़्यादा करता जाएगा। 1 रुपी प्राइस पर 0, 2 रुपी प्राइस पर 10 यूनिट्स। ये क्वांटिटी में है, ये रुपी में है। 3 पे 20, 4 पे 30, 5 पे 40। वो यूनिट्स क्या कर रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज। क्वांटिटी वो क्या कर रहा है? ज़्यादा सेल कर रहा है। तो इसको मैं ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूँगी? हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आप एक्स एक्सिस पर लेंगे यूनिट्स, ठीक है, यहाँ यूनिट्स लेंगे 10, 20, 30, 40 देन 50, ठीक है। यहाँ प्राइस लोगे बच्चों 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब देखो बच्चों, जब प्राइस 1 था आपकी ये 0 थी, प्राइस 2 हुआ आपका ये 10 हो गया, फिर क्वांटिटी 20 किस पे है? 3 पर, देन 30 किस पे है?
4 पर 45 यूनिट्स पर, तो इसकी शेप इस टाइप से आएगी। दिस इज एसएस सप्लाई कर्व, मतलब जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है सेलर विल सेल मोर ऑफ द कमोडिटी, वो ज़्यादा बेचेगा, और प्राइस कम होगा तो ही विल सेल लेस ऑफ द कमोडिटी। एंड दिस इज द, आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन किसका पॉजिटिव रिलेशन है? प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो सप्लाई भी डिक्रीज, इसे कहा जाएगा देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब लॉ ऑफ सप्लाई का जो ये पॉजिटिव रिलेशन है, ये अपवर्ड जो रिलेशन है, अपवर्ड साइड ये जा रही है मूवमेंट, इसके पीछे रीजंस क्या हैं? वन बाय वन अब मैं आपको एक एक रीज़न बताऊंगी बच्चों की लॉ ऑफ सप्लाई में एसएस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है। ओके, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई जो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मैंने अभी आपको समझाया, इसके रीजंस क्या हैं? तो इसमें बच्चों फर्स्ट रीज़न है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव मतलब कोई भी सेलर जो मार्केट में कोई भी कमोडिटी को सेल कर रहा है, उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। वो उस कमोडिटी को क्यों सेल कर रहा है? ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट। जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, कोई भी कमोडिटी है उसका प्राइस अगर मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है उस कमोडिटी का, बट मार्केट में उसकी जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट नो चेंज इन कॉस्ट, लेकिन उसकी जो COP है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो इनिशियल पहले जितनी ही है। सपोज कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का सेल हो रहा है मार्केट में, ठीक है, अब वो हो रहा है 120 में, उसकी कॉस्ट थी COP पहले 70, ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट था बच्चों 30 का, बट COP अभी भी हमारी 70 है, बट मार्केट में उसका SP जो है वो इंक्रीज होके हो गया 120, लेकिन कॉस्ट सेम है, तो यहाँ बच्चों आपका प्रॉफिट इंक्रीज होके हो जाएगा 50, ठीक है। तो एक कोई भी सेलर जो है ही वांट्स टू बाय, ही वांट्स टू सेल मोर, जब उसका प्राइस क्या है? ज़्यादा है, उसको यहाँ प्रॉफिट मार्जिन क्या हो रहा है? ज़्यादा, तो वो इस केस में अपनी सप्लाई क्या करेगा? ही विल सेल मोर व्हेन ही इज अर्निंग मोर ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, इसमें क्या आएगा बच्चों? चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स में इनिशियली सपोज ये एक मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर 2 फर्म सेल कर रही थी, ओके, बट अगर इसकी कॉस्ट जो है वो आपकी सेम है, बट इसकी SP मार्केट में इंक्रीज हो गई, तो यहाँ आपका इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी पहले के कंपैरेटिवली क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपकी कॉस्ट में चेंज नहीं आया बट SP चेंज हो गई, तो यहाँ आपका प्रॉफिट भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो सेलर पहले जो नहीं भी सेल कर रहे थे उन्होंने भी इस मार्कर को सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो व्हेन नंबर ऑफ फर्म्स गेट इंक्रीज, मार्केट में ज़्यादा हो जाती हैं, उस वजह से भी सेल जो है वो ज़्यादा होती है। सेल के ज़्यादा होने का एक ये रीज़न भी है कि पहले अगर कम सेलर एक कमोडिटी को बेच रहे थे, अब अगर उसका प्राइस जो है मार्केट में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा होने से उसकी सप्लाई भी अब क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में क्या है? एक गुड का प्राइस अगर इंक्रीज हुआ है, सेलर आर रेडी टू सेल मोर ऑफ द गुड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, सेलर को लग रहा है हम अपने स्टॉक से ज़्यादा बेचें क्योंकि उस गुड का प्राइस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। जब प्राइस कम था तो प्रोड्यूसर्स को क्या लग रहा था? वो अपने स्टॉक से कम क्वांटिटी निकालें, ज़्यादा नहीं निकालें, बट अब उस गुड का प्राइस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो सेलर को ये लग रहा है कि हम अपने स्टॉक से ज़्यादा सेल करें, जितना भी स्टॉक उनके पास अवेलेबल है उसमें से वो सप्लाई ज़्यादा करेंगे। बट अगर क्या लगता है प्राइस कम है तो दे डोंट वांट टू सेल मोर, प्राइस ज़्यादा होने से उन्हें लगता है हमें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, दे वांट टू सेल मोर। तो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसके बाद हम करेंगे बच्चों एक्सेप्शंस का केस।
ओके। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शंस, कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस ज़्यादा होगा तभी सेल ज़्यादा होगी, प्राइस कम होगा तो सेलर सेल कम करेंगे। बट एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि अगर प्राइस कम भी है तब भी सेलर सप्लाई ज़्यादा करते हैं। ऐसा कब होता है? कुछ एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते कि प्राइस ज़्यादा हो तभी सेल ज़्यादा होगी। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर सेलर को ये लगता है कि फ्यूचर में प्राइस इज़ गोइंग टू गेट डाउन, प्राइस जो है वो रिड्यूस होने वाला है फ्यूचर में, तो वो आज ही कम भी रेट पर एग्री हो जाता है सेल करने के लिए। सेलर को ये लग रहा है कि अगर कल को प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाता है कमोडिटी का, तो आज प्रेजेंट प्राइस पर ही विल सेल मोर ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि उसे ये बात की इंट्यूशन हो जाती है कल को प्राइस इससे भी अगर डाउन हो गया तो उसे ज़्यादा लॉस होगा। बेटर देन दैट वो प्रेजेंट प्राइस पर ही सेल करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? लाइक स्वीट्स, जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, ख़राब हो जाती हैं। लाइक वेजिटेबल्स, बहुत दिन नहीं चलते, ख़राब हो जाते हैं, आप फ्रिज में भी रखिए तब भी। तो ये कुछ ऐसे कमोडिटीज़ हैं जो चाहे इनका प्राइस अगर बच्चों मार्केट में कम भी है, प्राइस लो प्राइस पर सेलर इसे ज़्यादा सेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस अगर कम है तो उनकी सप्लाई नहीं होती तब भी उनकी सेल ज़्यादा है। मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई कि प्राइस ज़्यादा होगा तो ही सप्लाई ज़्यादा होगी, ये उसको फॉलो करे। ऐसा नहीं है। जिन वेजिटेबल्स या स्वीट्स ऐसे लगता है वो ख़राब हो सकते हैं, वो अब भी कम, अगर उनका रेट जो है वो कम भी है तब भी उनकी अच्छी सेल होती है। ऐसा नहीं है कि उनका प्राइस कम है तो वो सेल नहीं हो रहे। इसके अलावा एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स में क्या आएगा? एग्रीकल्चरल गुड्स आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, कि बारिश अगर रेन पे डिपेंड करता है। बारिश अगर आपकी अच्छी होती है, आपकी गुड्स की कल्टीवेशन प्राइस अच्छा रहेगा, ठीक है, उसमें आपकी कॉस्ट का ज़्यादा नहीं इशू होता। बट अगर एग्रीकल्चरल गुड्स में आप क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखें, ड्यू टू अनफोर्सीन चेंजेस इन वेदर, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर लो रहता है, अगर प्रोडक्शन कम भी रहता है, तो ये नहीं है कि उस केस में आप सप्लाई ज़्यादा कर लोगे इवन एट हाई प्राइस। तो क्या होगा? अगर प्रोडक्शन ही कम है तो सेल भी क्या रहेगी? कम रहेगी। इवन क्या रहेगा? प्राइस आपका उसमें कम ही रहेगा, क्योंकि उस चीज़ का प्रोडक्शन ही कम हुआ है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई नहीं आप फॉलो करोगे कि हाँ प्राइस ज़्यादा होगा तभी सेल ज़्यादा होगी। यहाँ पर प्राइस कम भी है तब भी आप सप्लाई सेम एज इट इज़ देंगे। ये नहीं हो सकता कि हाँ आप उसका प्राइस अगर हाई कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रोडक्शन कम हुआ है तो आपने प्राइस ज़्यादा कर दिया तो अब आप सेल ज़्यादा करेंगे। सेल ज़्यादा नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि उस चीज़ का कल्टीवेशन प्रोडक्शन क्या है? कम हुआ है। ड्यू टू अनफोर्सीन वेदर कंडीशन की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से उसका जो प्राइस है अगर आप ज़्यादा रखते भी हैं, इन दैट केस ऑल्सो आप सप्लाई ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स में क्या आता है? जैसे मोनालिसा की पेंटिंग्स है, आप उनकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते चाहे आप उनका प्राइस कितना भी इंक्रीज़ कर लो, क्योंकि वो एक लिमिटेड जितनी बन गई। मोनालिसा की पेंटिंग्स जो है आप उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि मैं हाई प्राइस करके प्रोडक्शन ज़्यादा कर दूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बैकवर्ड कंट्रीज़, अब इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं जो कंट्रीज़, बैकवर्ड कंट्रीज़ जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, वहाँ पर प्रोडक्शन क्या है? कम है। तो आप वहाँ पर प्राइस कितना भी ज़्यादा कर लो, बट यू कैन नॉट इंक्रीज़ द प्रोडक्शन और यू कैन नॉट इंक्रीज़ द सप्लाई। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ सप्लाई ज़्यादा हो, आप हाई प्राइस पे उसे बेच रहे हैं, वहाँ पर जो भी कमोडिटी आप लाएंगे आप उसको कितना भी कॉस्टली कर लें, बट आप उसका प्रोडक्शन या सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते कि प्राइस ज़्यादा होगा हम तभी सेल ज़्यादा करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उसे फॉलो नहीं कर रहे। इसके बाद हम करेंगे बच्चों टॉपिक नेक्स्ट क्लास में
इंक्रीज इन सप्लाई, एक्सपेंशन इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। ये तो हो गया कंप्लीट आपका लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। लॉ ऑफ सप्लाई क्या था, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या थे, इसकी एक्सेप्शंस। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी इंक्रीज एंड डिक्रीज, एक्सपेंशन, ये सब पॉइंट्स। तो होप सो बच्चों आपको आज के सब टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।